हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब हम क्वेश्चंस करेंगे हाइड्रोडायनामिक्स से एंड विल बिगिन विद प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम। और दोनों ही टॉपिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ये पहला क्वेश्चन, अ लिक्विड एंटर्स अ ट्यूब ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन with a velocity 3 meter per second through the wider end and leaves from the narrower end whose radius is half of the wider one. The velocity with which it leaves the tube is। ऐसा बोला हुआ है कि एक लिक्विड एंटर होता है किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब में। कहां से? वाइडर एंड से। मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वाइडर एंड का है A1 और वो लिक्विड नैरोअर एंड से बाहर निकल जाता है। मान लेते हैं कि वो V1 वेलोसिटी से एंटर होता है और नैरोअर एंड से बाहर निकलता है V2 वेलोसिटी से। हमको ये वेलोसिटी V2 ही पूछी हुई है और रेडियस दिए हुए हैं हमको इन एंड्स के, वाइडर और नैरोअर एंड के। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर कुछ बातें हम रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन में भले ही हमसे नहीं कहा है कि वो लिक्विड आइडियल लिक्विड है, पर हम ऐसा मानकर ही काम करेंगे कि वो जो लिक्विड है या वो जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड है। इस बहाने कुछ पॉइंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज रिवाइज हो जाती हैं। इन सब बातों पर भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। आइडियल फ्लूइड होता क्या है? तो आइडियल फ्लूइड मतलब जिसका फ्लो स्टेडी हो, स्टेडी, लेमिनार, ऑर्डरली, स्ट्रीमलाइंड, ये सब एक ही बात है। तो उसका फ्लो होना चाहिए स्टेडी। दूसरी बात, वो लिक्विड होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होना चाहिए। तीसरी बात उसे नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब उसकी लेयर्स के बीच फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और चौथा, उसको होना चाहिए नॉन रोटेशनल। ये चार प्रॉपर्टीज हैं किसी आइडियल फ्लूइड की। अनलेस स्टेटेड हम फ्लूइड को आइडियल मानकर ही काम करेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? तो क्योंकि ये लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल, तो बहुत ही आसान सी बात है कि जितना लिक्विड इस ट्यूब में अंदर एंटर करेगा पर यूनिट टाइम, उतना ही लिक्विड या फ्लूइड इस एंड से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि लिक्विड कैसा है? इनकम्प्रेसिबल। और अंदर ना तो सोर्स है ना सिंक है, तो जितना लिक्विड अंदर आएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा पर यूनिट टाइम। और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कि जब कोई आइडियल फ्लूइड किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब में से बहता है, तब वॉल्यूम पर सेकेंड जो अंदर एंटर होता है या वॉल्यूम पर सेकेंड जो बाहर निकलता है, उसे कांस्टेंट रहना है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। और थोड़ी सी आप मेंसुरेशन लगाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि ए वी कांस्टेंट होता है। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वी है उस क्रॉस सेक्शन पर फ्लूइड की वेलोसिटी। अब एरिया को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ट्यूब की बात हो रही है, तो आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर वी इज कांस्टेंट। डायमीटर दिया होगा तो यहां आप d/2 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो पाई d स्क्वायर v/4 इज कांस्टेंट। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरी बात ये याद रखो कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। ये अलग से भी आपको इसकी जरूरत कभी पड़ सकती है। यह है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। और यदि इसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो बन जाएगा मास, यानी मास कांस्टेंट रहता है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास पर ये बेस्ड है। ये प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये बेस्ड है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। और क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम कंजर्व्ड रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी याद रखें। अब इस क्वेश्चन को करें, बहुत ही आसान है। ऐसा बोला हुआ है कि वाइडर एंड से वो अंदर एंटर हुआ, नैरोअर एंड जिसकी रेडियस हाफ है, इधर रेडियस आर हो तो इधर रेडियस है r/2। तो ये इक्वेशन हमको लगा देनी है। पाए तो इस कांस्टेंट में शामिल हो जाएगा,
इस क्रॉस सेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इंटू वहां की वेलोसिटी कितनी है 3, और इधर क्या लिखेंगे इस क्रॉस सेक्शन के लिए, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि रेडियस आधी हो गई है और वेलोसिटी यहाँ की पूछी हुई है। तो बस इसको सॉल्व कर दिया तो क्या होगा, ये यहाँ भी मुझे लिखना चाहिए था पाई आर स्क्वायर, एरिया इंटू वेलोसिटी, इधर भी एरिया इंटू वेलोसिटी, ये पाई भी कैंसिल आउट, तो V2 कम्स आउट टू बी 12 मीटर पर सेकेंड। पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके खुश नहीं हो जाना है, जो बातें अभी हमने की हैं वो सब याद रखना है। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, उसका फ्लो होना चाहिए स्टेडी, फिर जैसा मैंने कहा कि ऑर्डरली, लेमिनार, स्ट्रीमलाइंड, ये सब एक ही बात है। उसे इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए और नॉन रोटेशनल होना चाहिए। ऐसा फ्लूइड आइडियल फ्लूइड कहलाता है। और जब कोई आइडियल फ्लूइड या लिक्विड किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब में से बहता है, तब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड ये कांस्टेंट रहता है। और ये वॉल्यूम है, ये कैसे पता लगा, तो मेंसुरेशन से सोचें, यह है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, यानी लेंथ ही है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये बनेगा वॉल्यूम, इसमें डी का मल्टीप्लाई कर दें तो मिलेगा मास। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, ये मतलब एक तरह से थ्योरम है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। द वर्क डन बाय प्रेशर इन फोर्सिंग 2 मीटर क्यूब ऑफ वाटर थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर if the pressure difference across a pipe is 10 raised to the power 5 पास्कल। तो डायरेक्टली तो कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है, पर आप यहां ध्यान दें, वर्क डन बाय प्रेशर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात हो रही है प्रेशर एनर्जी की। प्रेशर एनर्जी, बर्नौलिस थ्योरम में भी आप इसको सुनते हैं, प्रेशर एनर्जी को। तो होती क्या है, जल्दी से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक टैंक दिखाया हुआ है मैंने, जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, जिसकी डेंसिटी है मान लो रो, और ये एक साइड ट्यूब, और ये दिखाया हुआ है एक पिस्टन, और ये डेप्थ पानी की है मान लो h, फ्री सरफेस से h डेप्थ पर है यहां तक। अब इस पानी की वजह से इस पिस्टन के ऊपर कुछ प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, वो होगा कितना प्रेशर, तो प्रेशर होगा h रो g। ये कौन सा प्रेशर है, तो यह है गेज प्रेशर, हमने P0 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अकाउंट में नहीं लिया है, इतना प्रेशर इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा। अब इस पिस्टन को यदि खिसकने से रोकना हो तो इतना ही प्रेशर इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, या फिर इसको बगैर इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज किए हुए यदि चलाना हो तब भी बाहर से कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, P। इसके ऊपर P एक्ट कर रहा है ड्यू टू लिक्विड, और यह है एक्सटर्नल प्रेशर, और इसको हमने मान लो अंदर चलाया, कितने से, x से इसको डिस्प्लेस कर दिया मान लो, तो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इन अदर वर्ड्स, ये लिक्विड इस टैंक में फोर्सफुली एंटर होगा, मतलब इस एक्सटर्नल प्रेशर ने ही उसको अंदर भेजा है, इस टैंक के अंदर भेजा है, और ऐसा करने में जो वर्क डन होता है उसे ही कहते हैं हम प्रेशर एनर्जी। तो वर्क डन कितना होगा, शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं, ये प्रेशर और एरिया पिस्टन का यदि A हो तो ये क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और A इंटू एक्स, ये क्या है, वेलोसिटी यानी PV। ये वर्क डन ही स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को कहते हैं प्रेशर एनर्जी। तो याद रखें हमेशा के लिए, प्रेशर एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू वॉल्यूम V इज PV। इतना याद रहा तो इस तरह का सवाल आपसे आराम से बन जाएगा। अब करना क्या है आपको, इस सवाल में चाहिए वर्क डन यानी प्रेशर एनर्जी। प्रेशर कितना दे रखा है, 10 raised to the power 5 पास्कल, पास्कल मतलब आप जानते होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, 2 मीटर क्यूब्ड, तो मीटर क्यूब कैंसिल होकर 2 इंटू 10 raised to the power 5 न्यूटन इंटू मीटर, यानी जूल में यह आंसर आ गया, तो इसका आंसर हो गया ये। तो आगे के लिए याद रखें, प्रेशर एनर्जी होती है PV करस्पॉन्डिंग टू वॉल्यूम V। यूनिट मास की चाहिए प्रेशर एनर्जी, तो M से डिवाइड कर देंगे,
यूनिट वेट की चाहिए जिसको प्रेशर हेड बोलते हैं, तो mg से इसको डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन प्रेशर फॉल्स by 10 Pascal between 2 points separated by a distance of 1 kilometer. The change in kinetic energy per kg of oil when the oil flows from one point to other is density of oil दे रखी है 800 kg per meter cube। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझ में आ गया होगा कि बात हो रही है बर्नौलीज थ्योरम की। ये बात हो रही है बर्नौलीज थ्योरम की। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या है कि जब कोई आइडियल फ्लूइड नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की किसी ट्यूब से फ्लो होता है तो उसके हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। अब टोटल एनर्जी में तीन एनर्जीज आती हैं, उसमें से एक होती है प्रेशर एनर्जी, जानते हैं आप, अब भी हमने उसका फॉर्मूला डिराइव किया। दूसरी होती है काइनेटिक और तीसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जल्दी से फॉर्मूले रिवाइज करते हैं ताकि बर्नौलीज के और क्वेश्चंस हम कर पाएं। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम बात करते हैं, मान लो वो लिक्विड है m मास का। यदि m मास का है तो mg वेट का है और वॉल्यूम v का है, तब प्रेशर एनर्जी कितनी होती है? अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, तो प्रेशर एनर्जी होती है pv। तो प्रेशर एनर्जी pv, यह है वॉल्यूम v की प्रेशर एनर्जी। अब यूनिट वॉल्यूम की कितनी होगी? यदि बात हो जाए यूनिट वॉल्यूम की, तो यूनिट वॉल्यूम की कितनी होगी? तो v से आप डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा p। यूनिट मास की कितनी होगी? यूनिट मास के लिए आप इसको m से डिवाइड करोगे तो m बाय v ये होता है डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो वॉल्यूम अपॉन मास होगा 1 बाय डेंसिटी। और डेंसिटी मान लेते हैं इस फ्लूइड की है रो। डेंसिटी है मान लो रो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा p बाय रो। p बाय रो, ये हो गई यूनिट मास की प्रेशर एनर्जी। और फिर बात होती है यूनिट वेट की। बाय द वे हम सभी एनर्जीज रिवाइज कर रहे हैं, फिर कौन सी इक्वेशन किस क्वेश्चन में लगेगी वो आपको समझ में आएगा। भूल जाएंगे एग्जाम में तो ऐसा याद आना चाहिए। यह है प्रेशर एनर्जी किसकी? वॉल्यूम v की या m मास की या mg वेट की। तो यूनिट वॉल्यूम की कितनी होगी? तो v से डिवाइड कर दिया। यूनिट मास की कितनी होगी? तो इसे m से डिवाइड किया, v बाई एम 1 बाय रो लिख दिया। रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड। अब यूनिट वेट की कितनी होगी? तो इसे mg से डिवाइड करेंगे तो v बाई एम तो रो बन जाएगा और g और एक आ जाएगा, यानी p अपॉन रो g। ये हो गई यूनिट वेट की प्रेशर एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो वो तो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, ये m मास की या mg वेट की या v वॉल्यूम की है। अब यदि यूनिट वॉल्यूम की चाहिए तो इसको v से डिवाइड करेंगे, m बाय वी वो रो बन जाएगा, तो हाफ रो v स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। अब यूनिट मास की चाहिए तो इसको m से डिवाइड कर देंगे तो हाफ v स्क्वायर हो जाएगी। यूनिट वेट चाहिए तो इसको mg से डिवाइड करेंगे तो हाफ v स्क्वायर अपॉन g हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई। फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh, यदि वो लिक्विड h हाइट पर फ्लो हो रहा है तब। mgh ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। यूनिट वॉल्यूम की कितनी होगी? तो इसको आप v से डिवाइड करेंगे तो m बाय वी मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी बन जाएगा या नहीं हो जाएगी? रो जी एच। फिर यूनिट मास की कितनी होगी? तो m से डिवाइड किया तो ये बन गया जी एच। और फिर यूनिट वेट के लिए इसको mg से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया h। अब एक बात और याद रख लें, कभी किसी क्वेश्चन में वो मेंशन हो सकता है, यूनिट वेट की प्रेशर एनर्जी ये प्रेशर हेड कहलाता है। फिर यूनिट वेट की काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक हेड कहते हैं और यूनिट वेट की पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल हेड कहते हैं। तो ये तीनों हेड के नाम से जाने जाते हैं। तो ये एनर्जी का एक चार्ट हो गया, ये दिमाग में हमारे रहना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करें। इन हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन प्रेशर फॉल्स बाय 10 पास्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वो दोनों पॉइंट्स हैं और उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस है 10 पास्कल।
हमको बताना क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर केजी, मतलब यूनिट मास की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, मतलब हमको ये यूज करना पड़ेगा। इसमें से जीएच तो कैंसिल हो जाएगा, उन दोनों पॉइंट्स को हम सेम लेवल पर सेम हाइट पर मान लेंगे, यानी हमको इक्वेशन ये यूज करना पड़ेगी, P1 अपॉन रो प्लस क्या आएगा, हाफ वी स्क्वायर, हाफ वी स्क्वायर। ये क्या है, यूनिट मास की काइनेटिक एनर्जी, यह है यूनिट मास की प्रेशर एनर्जी, इसको V1 कर लेते हैं, और दूसरे पॉइंट पर क्या लिखेंगे, P2 अपॉन रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर। ये इक्वेशन हमको वहां यूज करना पड़ेगी, और उसके लिए ये टेबल बहुत अच्छे से आपके दिमाग में हो। तो बस अब इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, या तो इसको इधर ले आए तो क्या होगा, P1 माइनस P2 अपॉन रो इज इक्वल्स टू हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर। यही है यूनिट मास की काइनेटिक एनर्जी का चेंज, मतलब हमको ये फाइंड आउट करना है। अब प्रेशर डिफरेंस कितना है, 10 पास्कल, मतलब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे डेंसिटी से डिवाइड कर देना है। मैं लिख देता हूं यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, डेंसिटी कितनी है, 800, 800 ऊपर जाएगा ये मीटर क्यूब, और नीचे आ जाएगा किलोग्राम, ऐसा हो जाएगा। और अब इसको सॉल्व करेंगे, वैसे आंसर तो आ गया है, ये कितना आ गया है, 1/80। यहाँ क्या गड़बड़ की है मैंने, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यह है मीटर क्यूब अपॉन केजी, ऊपर बचेगा 1 मीटर, न्यूटन इंटू मीटर बनेगा जूल, जूल, और नीचे आएगा केजी, जूल पर केजी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, इसीलिए वो केजी आया हुआ है। भले यहाँ नहीं बोला इन्होंने, क्योंकि पहले कह दिया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर केजी, इसलिए पर केजी नहीं लिखा है, आंसर है 2। तो मेरी आपको सलाह है कि आप इसी तरह से इसको याद रखें। इनके डेरिवेशंस में सिर्फ एक डेरिवेशन ये करना होता है, बाकी ये तो मैकेनिक्स से हम जानते ही हैं। ऐसा टेबल यदि याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चंस करने में। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर d is v at a point where the radius is d, the velocity of flow is। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पर बेस्ड है। हमसे बोला है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब रेट ऑफ फ्लो उस पाइप में जहां डायमीटर d है वहां है v। अब हम जानते हैं कि ये v कांस्टेंट रहता है। v है क्या, तो यह है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब ही यह है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो। या इसको यूनिट्स के हिसाब से देखें तो क्या लिखना होगा हमें, हमको लिखना होगा वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड। और यदि वो आइडियल फ्लूइड है तो क्या होगा, ये v कांस्टेंट रहेगा। अब हमको इस पहले वाले स्टेटमेंट पर तो ध्यान ही नहीं देना है, हमको सिर्फ ये पता लगा लेना है कि v है रेट ऑफ फ्लो। अब हम उस पॉइंट की बात करते हैं जिसकी रेडियस है d, या उस पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन है उसकी रेडियस है d, यानी एरिया कितना होगा, एरिया होगा पाई d स्क्वायर, एरिया इनटू वेलोसिटी मान लेते हैं v, और ये भी तो v के ही बराबर होगा। ए वी कांस्टेंट होता है, हमसे v पूछा हुआ है, तो v बराबर हो जाएगा कैपिटल V अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो उलझाने के लिए ऐसा सब लिखा हुआ है, पर हमको तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगाकर ये फाइंड आउट करने लिए वेलोसिटी उस पॉइंट पर जहां रेडियस है d। आंसर 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप of variable cross section. The rate of volume flow is 0.2 liter per second. The pressure is 30,000 Pascal at a point where the area of cross section is 5 times 10 raised to the power minus 5 meter square. The pressure at a point where the area of cross section is 10 to the power minus 4 is। तो ये बर्नौलिस थ्योरम का क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी को अकाउंट में नहीं लेंगे, सिर्फ बात होगी प्रेशर एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की।
और ये दे रखा है किसी एक पॉइंट पर प्रेशर, मतलब P दे रखा है। P क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी। सिर्फ P यदि है क्वेश्चन में तो वो है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। P1 प्लस अब यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी, एग्जाम में ऐसा यदि याद आ गया, यूनिट वॉल्यूम की यानी V से डिवाइड करोगे, यानी यहां आएगा हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। फिर वाटर की बात हो रही है, वाटर की डेंसिटी याद होनी चाहिए। हम पहले भी बात कर चुके हैं, वाटर की डेंसिटी कितनी? 1 ग्राम पर सीसी या फिर 10 रेज टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये याद आ जाना चाहिए। अब करना क्या है हमको? प्रेशर एट अ पॉइंट वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 टू दी पावर -4, वो हमसे पूछा हुआ है। मतलब ये है अननोन क्वांटिटी। पर हमें वेलोसिटीज पता है क्या? वेलोसिटीज नहीं पता, पर हमको रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड पता है। कितना है वो? 0.2 लीटर पर सेकंड। लीटर और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन है? 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब। लीटर भी कहते हैं कई बार, है ना। और तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने मीटर क्यूब वाटर फ्लो हो रहा है। अब ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -3, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। अब एक पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली दिया हुआ है, 5 इंटू 10 टू दी पावर -5 मीटर स्क्वायर। और यहाँ वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1, ये वाली वेलोसिटी। और दूसरे पॉइंट की जहां बात हुई है वहां क्रॉस सेक्शन दे रखा है 10 टू दी पावर -4 इंटू V2। तो यहां से V1 V2 की वैल्यूज निकल आएंगी जो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन के काम आएंगी। V1 कितना हो जाएगा फिर? V1 हो जाएगा 0.2 अपॉन 5 इंटू 10 टू दी पावर -5, और 0.2 के साथ भी ये लिखा हुआ है -3। तो आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर लें। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 - 3 यानी 100, यानी ये 20 होकर ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। इसी तरह V2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 0.2 टाइम्स 10 टू दी पावर 3 अपॉन 10 टू दी पावर -4, -3 है ये, 4 ऊपर जाएगा तो 10, यानी ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये काम आपको करना पड़ेगा बाय प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। और फिर यहाँ सब्स्टिट्यूशन, तब आपको P2 मिलेगा। तो अब सब्स्टिट्यूट करें, इक्वेशन 1 यूज करेंगे। P1 दिया है 30,000 पास्कल, 30,000 पास्कल यूनिट उसकी सही है SI में, प्लस हाफ रो मतलब पानी की डेंसिटी 10 टू दी पावर 3 इंटू V1 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर यानी 16, ये आएगा LHS में। इधर P2 फाइंड आउट करना है, प्लस यहाँ आएगा हाफ रो मतलब 10 टू दी पावर 3 एंड V2 स्क्वायर मतलब ही 4। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 30,000 है ऑलरेडी, ये कैंसिल होकर ये कितना बन जाएगा? 8,000। तो 30,000 प्लस 8,000 और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू P2, इज इक्वल टू P2। तो ये कितना हुआ? 38 में से 2 जाने पर 36,000 आ जाएगा। अब 36,000 पास्कल, या इसको आप बोल सकते हो 36 किलो पास्कल, कभी ऐसा भी मेंशन हो सकता है। तो आंसर 2 करेक्ट हो गया, और ये बेस्ड है किस पर? बर्नौलीज थ्योरम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहे हैं? ड्यू टू डिजीज द मेन आर्टरी एनलार्ज्ड and the area of cross section became 1.6 times the previous value. The speed of blood in the unenlarged artery is 0.4 meter per second. The excess pressure on the walls of artery due to enlargement is density of blood is 1060 kg per meter cube. तो फिर से बर्नौलीज थ्योरम का क्वेश्चन है, ये फॉर्म हम यूज करेंगे। ये क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
और पर यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, हाफ रो V1 स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी पहले, उस आर्टरी के एनलार्जमेंट के पहले, और बाद में ये प्रेशर एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। और हमको चाहिए क्या है, द एक्सेस प्रेशर, मतलब P2 माइनस P1 हमको फाइंड आउट करना है। अब हमको यहाँ कुछ बातें बोली हुई हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में और एक जगह की वेलोसिटी के बारे में। मतलब पहले अनएनलार्जमेंट के पहले आर्टरी में स्पीड ऑफ ब्लड दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ये रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब क्या बोला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकेम 1.6 टाइम्स, ये हो गया है 1.6 टाइम्स। यदि पहले एरिया ए था तो अब हो गया है 1.6 ए, और पहले वेलोसिटी यदि 0.4 थी तो अब वो कितनी हो जाएगी, ये यहां से निकल आएगा, ये ए कैंसिल आउट, तो V2 बराबर हो गया 4/16 यानी 1/4, 1/4 मीटर पर सेकेंड। मतलब V1 कितना है, V1 है 0.4 मीटर पर सेकेंड, एंड 4/10 भी उसको बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड में। ये वेलोसिटी पहले की, ये बाद की वेलोसिटी, तो देख रहे हैं आप बाद की वेलोसिटी कम हो गई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई होगी, यानी प्रेशर बढ़ गया होगा। और यही वो डिजीज है, हमको चाहिए क्या है, P2 माइनस P1, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज किया इसको इधर ले जाएंगे, हाफ, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ब्लड 1060 kg पर मीटर क्यूब, और अंदर क्या होगा, अंदर आएगा V1 स्क्वायर, मतलब 4/10 स्क्वायर, 4/10 स्क्वायर मतलब 16/100 माइनस V2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर मतलब 1/16, 1/16 यहाँ आ जाएगा, और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, एंड यू विल गेट दिस आंसर 51.675 पास्कल। तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इसको जरूर करना चाहिए, हो सके तो इसका आंसर ही याद रखें, तो हो सकता है आपको फायदा हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब। एयर स्ट्रीम्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस an aeroplane wing of area 3 meter square weighing 250 gram. The air speed is 60 meter per second, 45 meter per second over the top surface and under the bottom surface respectively. What is the lift on the wing? Density of air 1.293 gram per liter. कैसे करेंगे, तो ये वो एरोप्लेन विंग ऐसा मान लेते हैं उसे, इसका एरिया दे रखा है, एरिया कितना है, एरिया है 3 मीटर स्क्वायर, और इसका वेट दे रखा है, वो कितना है, वो है 250 kg यानी 250 g। और ऐसा बोला है कि इस एरोप्लेन विंग के ऊपर और नीचे हवा की वेलोसिटी कितनी कितनी है, ऊपर है 60 मीटर पर सेकेंड, और नीचे है वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकेंड। हमको बताना क्या है, हमको बताना है लिफ्ट ऑन द विंग, इसके ऊपर फोर्स ऊपर कितना लगेगा। तो ये भी बर्नौलिस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। अब इसके ठीक ऊपर, एरोप्लेन विंग के ठीक ऊपर और ठीक नीचे पोटेंशियल एनर्जी हम सेम मान लिया करते हैं, इक्वल मान लेते हैं, नियरली इक्वल। तो बात रह जाती है सिर्फ किस किस की, प्रेशर एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की। और कौन सा वाला फॉर्म यूज करेंगे, ये वाला, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये यूज करेंगे। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए लिफ्ट ऑन द विंग, और लिफ्ट का मतलब यही है P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1। अब यहां वैल्यूज डाल दें, हाफ, यहां आएगी डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, हवा की, और एयर की डेंसिटी हमको दे रखी है डी एयर इक्वल्स टू दिया हुआ है 1.293, 1.293 यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर। अब ग्राम का यदि किलोग्राम बनाते हैं
तो ग्राम का किलोग्राम मतलब 10⁻³ आएगा यहाँ, और लीटर का मीटर क्यूब करें तो भी -3 आएगा। यानी यही वैल्यू हमको यूज कर लेनी है इन यूनिट्स kg/m³। ये यहां पर यूज होगा। फिर वेलोसिटी हमको पता है v1 कितना है 60, मतलब यह है ज्यादा, यह है कम, यह है ज्यादा, यह है कम। यानी प्रेशर ऊपर कैसा होगा, कम, प्रेशर होगा कम, इसको 1 मान रहे हैं तो ये होगा कम और ये होगा ज्यादा, यानी नेट प्रेशर कहाँ आएगा, ऊपर, P2 - P1, और वही हमसे पूछा हुआ है, उसी को कहते हैं लिफ्ट ऑन द विंग। तो क्या करेंगे, तो यहाँ P2 - P1 हमको फाइंड आउट करना है। तो P2 - P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ रो, और क्या होगा v1² - v2²। ये हमको वर्कआउट करना है। तो हाफ डेंसिटी ले लेते हैं, कितनी 1.293 इंटू v1² मतलब ही 60² -45²। इसको थोड़ा आसान करने के लिए, इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 15 इंटू 4 और इसको लिखेंगे 15 इंटू 3, 15² बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 4² 16 और यहाँ 3² 9। तो थोड़ा आसान हो गया। और फिर आगे इसको सॉल्व करना ही आपको पड़ेगा। हाफ इंटू 1.293 इंटू 225 इंटू 7, ये सब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने से बचना हो तो इसको 0.5 लिख लेंगे। 0.5 इंटू 1.293 इंटू 225 इंटू 7 करना तो पड़ेगा आपको इसको। तो ये आंसर आएगा 3054 न्यूटन। अब आप देख रहे हैं, इसमें बस ध्यान ये देना है कि इस वेट को अकाउंट में नहीं लेना है कहीं, क्योंकि हमसे तो सिर्फ पूछा है लेफ्ट ऑन द विंग। ऊपर वेलोसिटी दी है एरोप्लेन विंग से, नीचे दी हुई है, वेलोसिटी इसका डिफरेंस है, वेलोसिटी ऊपर ज्यादा है, प्रेशर ऊपर कम, नीचे ज्यादा होगा, तो नेट प्रेशर ऊपर आएगा, और उसे ही कहते हैं लिफ्ट ऑन द विंग। और इसी से वो जो कम स्पीड वाले एरोप्लेन्स होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पर फ्लाई करते हैं।